हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 18 ऑफ 30 डेज सीरीज अकाउंटिंग फॉर मैनेजर यूनिट थर्ड हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। क्या कंट्रीब्यूट करता है डिसिप्लिन एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस डिस्कवर सम ऑफ द डिसिप्लिन कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर दैट कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड देयर इंपॉर्टेंस। तो हम डिस्कस करते हैं कि भाई कौन कौन से डिसिप्लिन क्या कंट्रीब्यूशन करता है एक ऑर्गेनाइजेशनल के बिहेवियर के अंदर। फर्स्ट पॉइंट है हमारा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी प्लेज एन एसेंशियल रोल in any importance person behavior inside agency. It makes us specially of the study of human behavior and mentality traits presenting insight into various elements that have an impact of behavior inside the place of business. देखो उनकी साइकोलॉजी कैसी है, वो माइंडसेट कैसा रखते हैं। मतलब हर एक इंसान के एक सोचने के अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग तरीके से लोग अपने आप को डिफ़ाइन करते हैं, लोगों को डिफ़ाइन करते हैं, उनका बिहेवियर अलग अलग होता है। ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए, एक इंसान के बिहेवियर को समझने के लिए उसकी साइकोलॉजी समझनी बहुत ज़रूरी होती है कि ये किस तरीके से रिश्ते बनाते हैं या किस तरीके से काम करते हैं, इनका बिहेवियर किस तरीके का, नेचर किस तरीके का है, मेंटलिटी कैसी वो रखते हैं लोगों के लिए और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। साइकोलॉजी थ्योरीज हेल्प एक्सप्लेन फिनोमिना इंक्लूजन ऑफ मोटिवेशन एक्टिविटी डिलाइट्स perception and decision making by expertise in the psychology factors that factor individual business can expand effective technique to enhance workers motivation and productivity। देखो किसी भी इंसान को मोटिवेशन से अलावा मतलब मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। जब या तो पॉजिटिव मोटिवेशन हो या नेगेटिव मोटिवेशन हो। मोटिवेशन भी दो तीन तरीके से होता है। एक तो आपको नेगेटिवली बोला जाए कि ये इंसान तो ये कर ही नहीं सकता है, तो आप उस चीज़ से मोटिवेट होते हैं कि मैं इसको अब करके ही दिखाऊंगा, है ना। एक आपको पॉजिटिव वे में बोला जाए कि यस आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप इस चीज़ को कर पाएंगे और मुझे पता है कि आप कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है। वो पॉजिटिवली मोटिवेशन हो गया। तो वो चीज़ आपको साइकोलॉजी बताती है कि ये इंसान किस तरीके से मोटिवेट होगा। अब कई इंसान क्या होते हैं कि आप पॉजिटिवली मोटिवेट करेंगे वो मोटिवेट हो जाएंगे। जैसे मैं हूँ, मैंने देखा है मुझे कोई पॉजिटिवली बोलता है ना कि तू कर सकती है, तो मेरे अंदर एक अलग सा मोटिवेशन आता है, अलग सा काम करने का जज्बा आता है कि हाँ मैं वो चीज़ कर सकती हूँ। बट मैंने कई लोग ऐसे बोले हैं जिनको नेगेटिवली मोटिवेट किया जाए, उनको नेगेटिवली एक मतलब एक सेंटेंस बोला जाए कि तू तो ये कर ही नहीं सकता या ये सब, तो वो उससे भी मोटिवेट होता है ना। तो उनकी साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब आप एक ह्यूमन बिहेवियर को समझ रहे हैं। तो अगर आप उनको पॉजिटिवली मोटिवेट करेंगे किसी काम के लिए कि हाँ हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, भाई हम कर सकते हैं, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट है सोशोलॉजी। सोशोलॉजी एग्जामिन्स द सोशल स्ट्रक्चर एंड टेक्निक दैट हैव एन इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर इनसाइड कॉर्पोरेशन। इट प्रोवाइड इंसाइट इनटू how socialization, organization dynamic and organizational way of life shape individual behavior and interaction in the place of job। देखो सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, कैसी टेक्निक को आप यूज़ कर रहे हैं। अभी एक आपको बोला जाता है ना कि लोग क्या कहेंगे, वो सोसाइटी तो होती है ना, तो उसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, वो चीज़ भी समझना, उनके बिहेवियर को समझना कि सोसाइटी के ऊपर क्या उस चीज़ का इम्पैक्ट जाना है। हम जो कर रहे हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस भी तरीके से काम कर रहे हैं वो तरीके से सोसाइटी क्या सोचेगी हमारे बारे में। एक हमारे यहाँ हम कितना ही बोलते हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता सोसाइटी से, बट एट द एंड कहीं ना कहीं उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है क्योंकि मेजोरिटी वहीं पे होती है। तो वो मेजोरिटी को एग्जामिन करना कि वो क्या सोचेंगे। सोशलॉजिकल थ्योरी असिस्ट इन द एक्सप्लेनिंग हाउ इंडिविजुअल एंड मोटिवेटेड बाय सोशल नॉर्म्स वैल्यूज़ एंड स्पेशलाइजेशन टेक्निक। सो जो सोशलॉजिकल थ्योरी होती है वो हमें बताती है कि इंडिविजुअल को हम किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली, उनकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली। मतलब कि सोसाइटी क्या बोलेगी उसके अकॉर्डिंगली भी तो उनको मोटिवेट किया जाता है ना कि इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, लोग क्या कहेंगे। वो भी एक नेगेटिव मोटिवेशन हो सकता है पर मोटिवेशन ज़रूर होता है लोगों के लिए। तो वही चीज़ है, उस चीज़ को समझ के उस टेक्निक को यूज़ करके आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं और वो उनके बिहेवियर को समझ पाएंगे इन द सोसाइटी पर्सपेक्टिव।
एंड जैसे हमने देखा होगा लोगों को कि कईयों को सोसाइटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कईयों को ये लगता है कि ना यार वो क्या सोचेंगे, ना यार मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, ना यार मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मतलब ये सब चीज़ें कईयों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे बारे में कोई कुछ सोचे मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, है ना। तो वो चीज़ समझ के आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं एज अ टेक्निक, कि अगर कोई किसी को ये लगता है कि सोसाइटी उसके लिए मैटर करती है तो उसके अकॉर्डिंगली मोटिवेट करके, नहीं मैटर करती तो उसके अपोजिट मोटिवेट करके, मोटिवेशन दोनों तरीके से होगा और आप उनके बिहेवियर को समझ पाएंगे और अपना काम निकलवा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सोशलिस्ट मैक्स वेबर्स concept of bureaucratic corporation gives a framework for information on how formal systems and regulative have an impact on behavior of decision making in organization। कि जो इन्होंने बोला है मैक्स वेबर्स कॉन्सेप्ट ने, कि एक फ्रेम को डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से जो फॉर्मल सिस्टम होता है वो बिहेवियर, जो सोसाइटी का बिहेवियर है वो ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग में किस तरीके से अफेक्ट करता है, इम्पैक्ट डालता है, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरीके से काम किया, वो सोसाइटी पे किस तरीके का इम्पैक्ट डाला, फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेगी। देन नेक्स्ट है हमारी सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी कॉम्बिनेशंस एलिमेंट्स ऑफ साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी, ये कॉम्बिनेशन होता है साइकोलॉजी और सोशोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। एंड टू टेक अ लुक एट हाउ पीपल आर एनकरेज्ड बाय सोशल एलिमेंट्स, हम इसमें दोनों चीज़ों को देखेंगे, हम उनको किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं और सोशल एलिमेंट उनके लिए क्या प्ले करता है, मतलब सोसाइटी के लिए किस तरीके से उनका हम मोटिवेट करेंगे उनको, या उनको हम और अच्छे से चीज़ें समझाएंगे अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू, एंड खुद हम उनको किस तरीके से एनकरेज कर सकते हैं। इट एक्सप्लोर हाउ पीपल थॉट फीलिंग्स एंड बिहेवियर आर फॉर्म्ड यूजिंग सोशल इंटरेक्शन एंड इंस्टीट्यूशनल डायनेमिक्स, सोशल मेंटलिटी थ्रू कंट्रीब्यूशन टू ओवर इंफॉर्मेशन एंड टीम वर्क मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन इनसाइड एजेंसीज। देखो, ये हमें बताता है कि एक इंसान की फीलिंग्स क्या है। अब सोसाइटी के लिए आपने देखा होगा कुछ लोग सोसाइटी के से बहुत डरते हैं, अफेक्ट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उनके ऊपर काम करेंगे। ये एक देखो बिहेवियर की यहाँ बात चल रही है, तो हर चीज़ बिहेवियर से रिलेटेड है कि आप एक इंसान के बिहेवियर को किस तरीके से समझ पाएंगे। एक तो हो गया उसके खुद के पर्सनल थॉट, उसकी फीलिंग्स क्या कह रही हैं, वो क्या कह रही हैं। एक वो इंसान सोसाइटी से डर रहा है, सोसाइटी के लिए वो क्या सोचता है, दोनों चीज़ों को मिला के आपको अपना काम निकलवाना है, साफ सी बात है। उसकी फीलिंग्स, उसकी हर एक चीज़ को समझ के वो किस तरीके से मोटिवेट हो रहा है, किस तरीके से आपको काम करवाना है, वो सब चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी। ठीक है, लोगों ने बहुत बार लोगों को कहते हुए सुना होगा साइकोलॉजी के अनुसार अगर कुछ लोग इस तरीके से रहते हैं तो, मतलब बहुत सी चीज़ें आप लोग सुनते होंगे, वो दिमाग पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। As an instant, the socially identified principles explain how individuals drive their self-esteem and social identification from the organization membership, which has implication from the group dynamic and in intra-group behavior with ment agencies। देखो सिंपल सी चीज़ें उन्होंने बोली है, एक तो सेल्फ एस्टीम मतलब खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, दूसरा सोशल आइडेंटिफिकेशन। एक तो एक इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी आपको किस नाम से आइडेंटिफाई करेगी, एक फ़र्क पड़ता है तो एक आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए मैटर करती है, एक नहीं करती है ना। कई लोग ऐसे होते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी कोई इज्जत करे ना करे, सोसाइटी उनको कुछ मानती है नहीं मानती, डजेंट मैटर, उनको अपनी लाइफ से मतलब होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे होते हैं जिनको फ़र्क पड़ता है खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट से और सोसाइटी क्या सोचती है उस चीज़ से। तो आप उस चीज़ को समझ के, दोनों चीज़ों को समझ के उनको मोटिवेट करेंगे, उनको प्रोत्साहन देंगे कि यस यू कैन डू इट, अगर आप ऐसा करेंगे तो सोसाइटी आपको इतना प्यार देगी, अगर आप ऐसा करेंगे तो सोसाइटी आपको इतना प्यार देगी। वो आपके लिए बहुत, जैसे अब मैंने मेरा एग्जांपल लिया कि मैं इस चीज़ से मोटिवेट होती हूँ। अब आप लोग, मेरे पास बहुत से कमेंट आते हैं, बहुत से मैसेजेस आते हैं कि मैम आपकी वीडियोस से हमें बहुत हेल्प मिली, आपके नोट से हमें बहुत हेल्प मिली। तो मुझे उससे पता है, आपके एक कमेंट से आप ये सोचोगे कि कमेंट से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैं जब उनको पढ़ती हूँ ना मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि या कुछ तो अच्छा हो रहा है, लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, लोग अच्छे से देख पा रहे हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं और अच्छा बोल रहे हैं ना, तो मुझे ये होता है कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है यार, मज़ेदार चीज़ है। और
तो वो चीज़ से मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छे अच्छे कंटेंट्स को लेके आने के लिए। वही चीज़ होती है कि इंसान के लिए एक ह्यूमन नेचर को समझते हैं जब आप कि इसको क्या चीज़ ट्रिगर करेगी, उस चीज़ को ट्रिगर करके आप उसको मोटिवेट करके अपना काम निकलवा सकते हैं, टीम वर्क के साथ काम करवा सकते हैं। नेक्स्ट है एंथरप्रेन्योरोलॉजी। एंथरप्रेन्योरोलॉजी गिव्स वैल्यूएबल इंसाइट इनटू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बाय वे ऑफ स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ सब कल्चर एंड कल्चर डिफरेंस ऑन द इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर. It helps agency in understanding how culture norms, values, and identify shape behavior, variable exchange, and choice making strategy in the place of business. देखो एंथ्रोपोलॉजी जो होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब कल्चर एंड कल्चर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एक इंडिविजुअल और ग्रुप के ऊपर, कि भाई इनका कल्चर कैसा है। अब आप ये देखेंगे कि जैसे हम हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा का कल्चर कैसा है। वेस्टर्न ड्रेसेस इतनी ज़्यादा ओपनली नहीं पहनी जाती हैं, लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं, तो आप उनके कल्चर के अकॉर्डिंगली काम करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग अगर होगी, कपड़े बनाए जाएंगे, तो आपने देखा हो अगर कोई हरियाणा में है तो उसको पता होगा वेस्टर्न ड्रेसेस बहुत कम हरियाणा में पाई जाती मिलती हैं, बहुत कम स्टोर्स पे मिलेंगी, क्योंकि उनका कल्चर क्या है, साड़ी सूट है ना, जीन्स भी चलती हैं, तो वो चीज़ें हैं। तो आप उनकी साइकोलॉजी को समझ के, उनके कल्चर को समझ के, उनके सब कल्चर को समझ के फिर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन को लेंगे कि किस तरीके से हमें डिसीजन लेना है, ये किस कल्चर के लोग हैं, इनको मतलब कैसा बिहेवियर पसंद आएगा। अब किसी को नहीं पसंद होता कि चिल्ला के मुझसे बात की जाए, ऊंची आवाज़ में बात की जाए, लेकिन आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर अगर कोई इंसान नॉर्मली भी बात कर रहा है तो आपको ये लगेगा लड़ाई हो रही है, क्योंकि उनकी आवाज़ ऑटोमेटिकली, उनकी टोन ऊपर होती है ना। तो वो कल्चर, सब कल्चर को अंडरस्टैंड करके आपको उनको समझाना पड़ेगा। बस होता क्या है कि जो हरियाणा वाले लोग होते हैं वो दिल से काम करते हैं, दिमाग से नहीं करते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस मेक ए स्पेशलिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ पावर, डायनेमिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस, एंड इट ऑफर इंसाइट इनटू हाउ एनर्जी इज स्पेंड एंड हाउ पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैव एन इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मतलब एक तो पॉलिटिकल एलिमेंट, मतलब जो पॉलिटिकल है, हमारी पॉलिटिकल साइड है, वो किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को इम्पेक्ट करेगी, एंड दूसरी चीज़ हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, कितना वो चेंज हो सकता है, किस तरीके से वहाँ डिसीजन लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट का क्या इंटरफेरेंस है, वो चीज़ आप इसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस से वो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को इम्पेक्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर किस तरीके से वहाँ इम्पेक्ट हो रहा है। Political science know how theories contribute to understanding the organizational policies, where fair resolutions and impact of stakeholder on the organization choice making. By a way of studying political science, corporation can increase powerful leadership strategies, manipulate conflicts, and enforce fair decision making technique. पॉलिटिकल साइंस जो है वो आपको बताती है कि किस तरीके से आप एक ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किस तरीके से आप उनको रिजोल्व कर सकते हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी परेशानी आपको देखनी पड़ रही हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, उनको किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है। कई लोगों को मैनिपुलेशन बहुत अच्छे से आता है, तो मैनिपुलेशन किस तरीके से किया जा सकता है, लीडरशिप स्ट्रेटजी हम किस तरीके की यूज़ करेंगे, वो सब चीज़ें हम पॉलिटिक्स से तो देखते हैं ना, कि भाई यहाँ पे पॉलिटिक्स मत खेलो कि आप मैनिपुलेट करके, आप ये करके आप अपनी बात को मनवा लेंगे। लोग बोलते हुए आपने सुना होगा बहुत बार, यहाँ पे पॉलिटिक्स मत खेलो, यहाँ पे पॉलिटिक्स आपकी नहीं चलने वाली। तो वो पॉलिटिकल साइंस आप समझ के कि उसको आप पावर किस तरीके से अपनी बना सकते हैं, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर आता है, एक आपके सही डिसीजंस को लेने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है मेडिटेशन। मेडिटेशन कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर थ्रू द स्टडी ऑफ ऑक्यूपेशनल फिटनेस एंड वेल बीइंग. इट एग्जामिन हाउ एसोसिएटेड एलिमेंट्स इम्पैक्ट एम्प्लॉयज bodily and mentally health, and using the know-how, the relationship between environmental pressure and work well-being, and corporation can lay out the rules and practices that sell workers fitness and decrease absenteeisms. देखो मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक इंसान की शरीर के लिए, उसकी बॉडी के लिए। अगर उसको सही दिमाग से काम करना है, अगर अपने दिमाग से काम करना है, मेंटली उसको स्ट्रोंग रहना है, तो मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अपने दिमाग को शांत रखने के लिए, कि मेरा दिमाग शांत रहे, मैं सही डिसीजन ले पाऊँ।
बोला जाता है ना कि गुस्से में और खुशी में डिसीजन नहीं लेने चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग उस टाइम पे काम नहीं करता है। आप ज़्यादा खुश होंगे, कुछ ना कुछ अच्छा बोलेंगे, ज़्यादा बोल देंगे जो आप नहीं कर पाएंगे। दुखी होंगे, कुछ ना कुछ बुरा बोलेंगे, वो लोगों को इम्पेक्ट डालेगा और उस बात को आप दोबारा कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पाएंगे, उसको नहीं सुधार पाएंगे आप। तो वही चीज़ होती है, मेडिटेशन आपको बताता है कि आपको बिहेव किस तरीके से करना है। अगर वो मेंटली स्ट्रोंग रहेंगे, अपनी बॉडी को स्ट्रोंग रखेंगे, सही रखेंगे, तो आपका क्या होगा कि ज़्यादा एम्प्लॉयज़ एब्सेंट नहीं होंगे। एब्सेंटिज़म, डिप्रेशन, बहुत सी चीज़ें क्यों होती हैं, लोग एब्सेंट क्यों होते हैं, क्योंकि वो सही नहीं रहते हैं, उनको हेडेक होती है या कुछ भी होता है, तो वो अपने लीव ले लेते हैं। वो लीव इसलिए लेते हैं ना कि भाई वो सही नहीं है, उनकी कंडीशन सही नहीं है, वो अभी फिट नहीं है, बीमार हैं। तो मेडिटेशन उनको उन बीमारियों से बचाने में हेल्प करता है कि आप मेंटली, एक इंसान है ना, बॉडी से ज़्यादा मेंटली थकता है, दिमाग से बहुत ज़्यादा थकता है एक इंसान। तो वो दिमाग से ना थकने के लिए, कि दिमाग आपका काम करता रहे, मेडिटेशन मस्ट होती है। और वो आपको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर रखना चाहिए कि ये इंसान अपनी बॉडी को फिट रखे, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दिक्कत ना आए, काम के अंदर वर्किंग हमारी रुके ना। लास्ट बट नॉट लीस्ट है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ऑफर्ड इंसाइट इनटू हाउ इकोनॉमिक एलिमेंट हैव affect organization behavior and affects it. Examine topic inclusion of resource allocation, incentives and decision making method inside groups. Knowledge of financial standards and theory enable companies to make informed choice concern resources allocation, well efficiency and economic incentives. अब मेन बात आई है इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब पैसा। आप ये चीज़ समझेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है ना, वो बहुत अफेक्ट करती है लोगों के अंदर भी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, आपके घर के अंदर भी। आपने कई बार अगर ये कहावत किसी को सुनते हुए सुना हो, तो मैं बोलूँ कि जो टोटा होता है ना, मतलब पैसे की तंगी, वो लड़ाई बजवाती है, वो लड़ाई करवाती है ना। कहते टोटा बज रहा है, मतलब आपके पास पैसा नहीं है तो आप बज रहे हैं, आप ज़्यादा बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, जो मन में है वो बोल रहे हैं। तो वो चीज़ होती है। इकोनॉमिक कंडीशन जब आपकी अच्छी होगी, आप जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनको किसी चीज़ की कमी है, उनको बोनस चाहिए, उनको कुछ भी चाहिए, पैसे की तंगी आ रही है, आप उनको वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, लोग उस चीज़ से मोटिवेटेड रहते हैं। पैसा मिल रहा है ना, काम करते रहेंगे, है ना। चाहे आप, कई बार क्या होता है कि चाहे आप कैसा भी बिहेव कर रहे हैं, बट उनको पैसा मिल रहा है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से वो आपके वहाँ काम करेंगे। आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली, कि उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है, उनको आप कैसे इंसेंटिव प्रोवाइड करवाएंगे, तो वो उस चीज़ से मोटिवेटेड रहेंगे और अपना काम करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिसिप्लिन क्या कंट्रीब्यूशन देता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर। ये सब चीज़ें डिसिप्लिन के पार्ट ही होते हैं। और फिर भी कुछ डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।